नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शाम 5 बजे खत्म हो गया। वोटिंग में कुल 4800 निर्वाचित सांसद और विधायकों ने हिस्सा लिया। चुनाव में एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी लगभग तय हो गई है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है, तो वही महज 14 दलों का समर्थन के साथ सिन्हा को करीब 3,62,000 वोट ही मिलने की उम्मीद है। नतीजों का ऐलान 21 जुलाई को होगा। तो क्रॉस वोटिंग भी आज देखने को मिली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्रॉस वोटिंग से किसको फायदा होता है। राष्ट्रपति चुनाव की जो वोटिंग है वो संपन्न हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव में 99.18% मतदान हुआ है। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में मुकाबला देखने को मिल रहा है। सांसद और विधानसभाओं में वोट डाले गए हैं। गुजरात, उड़ीसा में क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आई है। यहां कांग्रेस, सपा, एनसीपी हर पार्टी में सेंध लगी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव के 21 जुलाई को नतीजे आने हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 100% मतदान देखा गया, 100% मतदान देखा गया। सभी 230 विधायकों ने अपने वोट का प्रयोग किया, वोट डाला। विधानसभा में निर्वाचन हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी इस दौरान वोट डाला। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी मतदान किया। साथ ही साथ कांग्रेस विधायक सचिन बिड़ला ने द्रौपदी मुर्मू को अपना वोट दिया। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने अपना वोट दिया। राष्ट्रपति चुनाव में 99.18% मतदान देखने को मिला है। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे और आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ेंगे जिनमें देवदत्त दुबे जी जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ रघुवर गोहिया जी जुड़ेंगे और हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन भी जुड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा देवदत्त दुबे जी से। देवदत्त जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज मतदान में जो क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, तो क्या आप इसे किस तरीके से देखते हैं और क्या कहा जाए कि इस क्रॉस वोटिंग से अंततोगत्वा फायदा किसे पहुंचेगा, किसे फायदा मिलेगा, बताइए। देखिए, जिस तरीके का राजनीतिक परिदृश्य अब पूरे देश में बन गया है, अब ना दल बदल कोई मुद्दा रहा है और वोटिंग भी नहीं रहा। अब तो जो मैनेजमेंट कर ले उसके साथ वोट आते हैं और इस समय जो शून्य से शिखर पर पहुंची भाजपा, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वो मैनेजमेंट हर उस क्षेत्र में करती है जहां उसको गुंजाइश दिखती है। कई बार उसकी सरकार पूरी मेजॉरिटी में होती है, बहुमत होती, इसके बाद भी विपक्षी विधायक को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कराती है। और अभी भी मुझे लगता है कि एनडीए के पास पर्याप्त समर्थन था कि वो जीत रही थी राष्ट्रपति पद पर, लेकिन हर जगह, हर राज्य में उन्होंने ये कोशिश की कि 2-4 क्रॉस वोटिंग के भी आए, जिससे एक वो संदेश बनाना चाहते कि हमने आदिवासी वर्ग के महिला को राष्ट्रपति के पद पर पहुंचाया है और उसके समर्थन में जनता तो आएगी बाद में जब उनको कोई चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जनप्रतिनिधि भी अपने दल की परवाह किए बगैर उनको वोट दे रहे हैं। तो ये भाजपा में जो मैनेजमेंट है वो बहुत जोरदार है और वो लोग हर उस चीज में गुंजाइश निकाल लेते हैं जहां उनको जरूरत भी नहीं है। और यही माहौल रहा आज की पूरे देश में, जहां जिस पार्टी में कमजोर कड़ी समझ में आई उसको उन्होंने क्रॉस वोटिंग कराया। मध्य प्रदेश में भी जो सचिन बिड़ला, खंडवा के जो विधायक है, वो कांग्रेस लोकसभा उपचुनाव के दौरान छोड़ चुके थे, उनकी भी खबर है कि उन्होंने आज क्रॉस वोटिंग की है। तो मुझे लगता है कि ये जिस तरह का दल बदल का दौर चल रहा है, जिस तरह दलीय प्रतिबद्धताएं अब दरकिनार हो रही हैं, दरक गई हैं, अब कोई ये मुद्दा नहीं बचा। अब जिसको जब जैसा अवसर मिलता है, कभी राजनीतिक नफा नुकसान के लिए, कभी पद के लिए और कभी और अन्य कारण के जो प्रभावित करते हैं जनप्रतिनिधि को, उसके कारण वो अपना फैसला ले रहे हैं। और इसी कारण आज ये जो इस तरह के राष्ट्रपति का चुनाव में देखने को मिला, क्योंकि ये तो पहले से तय था। यशवंत सिन्हा खड़े जरूर हैं लेकिन उनकी कहीं से जीत दिखाई नहीं दे रही है जी। और उस पर भी अब जब परिणाम आएंगे 21 तारीख को, तब भाजपा की जगह जगह सत्ता वार्ता और नेता कहेंगे कि हमने ऐसा उम्मीदवार दिया जिसमें और दलों के विधायकों ने, सांसदों ने भी वोट दिया और हम इतने जितने हमारी वोट थी उससे ज्यादा हमने वोट दिलाए। एक उपलब्धि के उसके सामने आएगा। जी बिल्कुल, ये नतीजे बताएंगे कि क्या कुछ देखने को मिलता है। हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर राहुल रंजन जी भी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। डॉक्टर राहुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस चुनाव से पहले
ये कहा जा रहा था और ये कहा गया था कि अंतरात्मा की आवाज लोग सुनेंगे, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज के आधार पर वोट देंगे। तो क्या ये कहा जाए कि अंतरात्मा की जो आवाज है वो पार्टी की गाइडलाइन पर भारी पड़ गई? डॉक्टर रंजन। आत्मा की आवाज पे, और अंतरात्मा सबकी होती है, क्या होती है अंतरात्मा, आप उसको समझिए कि जो दिल से बात हो रही है वही होना चाहिए। मैं तो उस बात को कहूंगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में इस तरीके की जो पहली बार देखने को मिला है, राजनीतिकरण जिस तरीके से हुआ है, ये कभी देखने को नहीं मिला। यशवंत सिन्हा जी के आने के बाद में इस चुनाव में ये थोड़ा सा पेंच लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये पेंच बढ़ेगा और ये थोड़ा सा राष्ट्रपति का चुनाव बहुत सहजता के साथ में नहीं निकल पाएगा। तो ये जो क्रॉस वोटिंग का जो मामला आप देख रहे हैं, वो क्रॉस वोटिंग भी इसी का नतीजा है। ये आत्मा की आवाज ही समझ लीजिए, अंतरात्मा की आवाज है, ये उनकी होगी। हालांकि वो पहले घोषित कर चुके हैं बिरला जी कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। ये कोई बात उनके लिए भी, अंतरात्मा उनकी जुड़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी के साथ में, तो वो वहीं जाएंगे। मेरी मुख्य बात इसको लेकर के है, चिंता मतलब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभी तक ये होता रहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव दोनों पक्षों में, विपक्ष हो या पक्ष हो, एक व्यक्ति आता था और हिंदुस्तान में, देश में एक राष्ट्रपति का पद जो सम्मानीय गौरवान्वित पद है, यहाँ आसीन हो जाता था। लेकिन ये पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि एक राष्ट्रपति का जो प्रत्याशी है वो भी हर प्रदेश में जाकर के अपने लिए वोट मांग रहा है, चाहे वो विपक्ष में एनडीए ने खड़ा किया हो या विपक्ष के यशवंत सिन्हा हो। दोनों जहां जहां जा रहे हैं वहां वहां द्रौपदी भी गई हो और सिन्हा जी भी गए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में राष्ट्रपति का चुनाव भी एक वैसी स्थिति में चला गया जिस राजनीति जिस तरीके से इस समय चल रही है, उसी स्थिति, जैसे विधायकों का और सांसदों की खरीद बिक्री वाला मामला अपने सामने आता है, तो ठीक वैसा ही कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं समझा जाता। बिल्कुल बिल्कुल, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही से नहीं समझा जा सकता। चर्चा में हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, रघुवर गोहिया जी जुड़े हुए हैं। रघुवर जी, आपने अभी डॉक्टर राहुल की बात सुनी और उनका कहना यह है कि जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, और ये शायद पहली बार हुआ है हिंदुस्तान के इतिहास में कि राष्ट्रपति का चुनाव जिस तरीके से हुआ है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं डॉक्टर रघुवर? मैं डॉक्टर राहुल रंजन जी की बात से भी सहमत हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव पहले बिल्कुल सही बात है कि एक नैतिकता और मॉरल वैल्यूज के साथ होता था। कमोबेश धीरे धीरे उसमें कमी आ रही है। और आपने देखा होगा कि यशवंत सिन्हा जी जब यहाँ भोपाल में आए थे तब उन्होंने सीधा सीधा खरीद फरोख्त का भी आरोप लगा दिया था। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि देश की दूसरी राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी संथाल जाति समुदाय से आती हैं। तो पहली बार आदिवासी समाज से वो भी कोई महिला जो है राष्ट्रपति बनने जा रही है। और ये निश्चित भी है और ये तय भी है कि वो बन जाएंगी, क्योंकि उन्हें देश के सबसे बड़े दल सत्तारूढ़ दल का के साथ टोटल 27 दलों का समर्थन प्राप्त है। वही यशवंत सिन्हा जी जो है वो विद्वान हो सकते हैं, अनुभव वाले हो सकते हैं, लेकिन समर्थन की जहां तक बात है तो 14 दलों का समर्थन, वो भी दल कोई बहुत बड़े बड़े नहीं है, उनकी संख्या जो है बहुत कम है। ऐसी स्थिति में ये तो तय हो गया है कि द्रौपदी मुर्मू को ही राष्ट्रपति बनना है। अब रही बात आत्मा की आवाज की जो बातें होती हैं, तो मेरी ऐसी मान्यता है कि जो भी राजनीतिक व्यक्ति होता है, आत्मा वो अपनी जो है वो कहीं ना कहीं घर रख के आता है, और जब उसको जरूरत होती है आत्मा शब्द की, तो वो आत्मा की आवाज के शब्द का उपयोग कर लेता है, जहां फिर वो कहने को हो जाता है कि साहब मैंने तो आत्मा की आवाज से वोट दिया, लेकिन उसकी विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी तो किसी ना किसी दल विशेष से जुड़ी हुई होती है। ये बिल्कुल तयशुदा बात है। रही बात आगे आने वाले समय की भी, तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे हर क्षेत्र में हर चीज का, हर संगठन का, हर संस्था का बड़ी तेजी के साथ एक बहुत चुपचाप तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है, जो वास्तव में हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। मेरी शुभकामनाएं तो जरूर रहेंगी द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, और आगे मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा पूरे देश के लोगों की तरफ से कि वो अपना राष्ट्रपति पद का दायित्व जब वो लेंगी, तो आने वाले समय में भी वो पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से देश का प्रतिनिधित्व करें, ना कि किसी दल विशेष का। बिल्कुल, ईमानदारी से, निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करें, ना कि किसी दल विशेष का। हमारे साथ चर्चा में देवदत्त दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बार के चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, तो क्या ये कहा जाए कि जो विपक्षी एकता की जो बातें हो रही थी वो सिर्फ बातें थी और विपक्ष की जो एकता है वो खंडित हुई है?
क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी दलों में जिस तरह से आया राम गया राम की स्थिति है, एक एक दल के अंदर ही एकता नहीं है, फिर सामूहिक दलों में तो बहुत दूर की पौड़ी है। आज जहां भी चुनाव होते हैं, जहां भी जो दल भाजपा के सामने होता है, वहां उनके जनप्रतिनिधि तोड़कर और वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का मध्य प्रदेश में आप हाल देखिए, कभी भी कोई चुनाव होता है, कांग्रेसी जरूर भाजपा में जाएंगे। जैसे होड़ सी लग जाती, पहले तू जा रहा कि मैं जा रहा हूँ। तो ये जो अब मैंने जो पहले ही कहा था कि अब दलीय प्रतिबद्धताएं दरक चुकी है। अब तो केवल मैनेजमेंट का जो एक जमाना शुरू हुआ है, इवेंट और ये पार्टी बीच में, तो अब उसमें कोई भी दल पीछे नहीं है। अब तो आप देखिए कि ये होड़ लगेगी, अभी और बढ़ेगा। जो 23 के विधानसभा के चुनाव होंगे प्रदेश में और 24 के लोकसभा के चुनाव में, उसमें आप देखेंगे कि और भी ज़्यादा ये दल बदल की स्थिति बढ़ेगी। जिस ही राजनीतिक व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा, वो दूसरे दल से लड़ेगा, क्योंकि अब ये जनता के बीच भी संकोच का विषय नहीं रहा। पहले जिस तरीके से ये नैतिकता से जुड़ा हुआ था, जिसमें संकोच था, जहाँ जीवन भर विपक्ष में काट दिया, ऐसे ऐसे नेता अपने यहाँ हुए हैं, लेकिन वो कभी उन्होंने दल बदल नहीं किया है, सत्ता के सामने कभी झुके नहीं, बिके नहीं, डिगे नहीं। लेकिन अब दूसरा दौर है। अब तो कब रात को सोते हैं किसी पार्टी में, सुबह उठते हैं तो किसी पार्टी में। कई बार भजनलाल मंत्रिमंडल पूरा का पूरा सुबह बदल गया। मध्य प्रदेश में 22 विधायक, जिसमें 6 मंत्री शामिल थे, बदल दिए थे। और भी कर्नाटक में कई राज्यों में ऐसा हुआ है। और अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं प्रदेश में पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, उनको सैर कराई जा रही गोवा, मुंबई, धार्मिक स्थानों की। अब उनकी कौन सी प्रतिबद्धताएं हैं? अब यहाँ तो सुविधाओं की प्रतिबद्धता हो गई। तो मुझे लगता है कि अब राजनीति बड़े नए दौर में है। जो पुराना जमाना गया, अब तो जहाँ दम वहाँ हम। अब संघर्ष करने की ज़्यादा लोगों में क्षमता नहीं है, या वो सत्ता से टकराना भी नहीं चाहते। तो ये भी कारण है कि राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं, और इसको कोई ऐसा नहीं ले रहा है, क्योंकि अब ये आम बात हो गई। जी। डॉक्टर राहुल रंजन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात देवदत्त दुबे जी ने कही है कि अभी कुछ दिनों पहले ही हमने देखा था कि विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी ने एक बात कही थी कि अभी जब मध्य प्रदेश में इस तरह की बात सामने आई थी कि जो विधायक है उमंग सिंघार या पांचीलाल मेड़ा, इनको ऑफर दिया गया, तो उन्होंने इस बात को, एक शब्द का उन्होंने उपयोग किया था, उन्होंने कहा था कि दिस इज अनइमेजिनेबल, ये मतलब अकल्पनीय है, उन्होंने ऐसा कहा था। तो आप इस परिवर्तन को कैसे देखते हैं कि अभी जैसे देवदत्त दुबे जी ने जो बात कही है कि पहले ऐसा नहीं होता था, इस तरह की बातें देखने को बिल्कुल नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरीके से राजनीति बदली है, आप इस बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य को कैसे देखते हैं? पहली चीज तो ये हो गई है कि राजनीति जो है अब सीधे सीधे एक बिजनेस पॉइंट हो गया। अब आप ये समझिए कि ये लोक सेवा नहीं रह गई, जनसेवा नहीं रह गई। राजनीति जो लोग कर रहे हैं वो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ भी बिल्कुल तय हो चुका है। तो यहाँ हर चीजें नाप तोल के, हर चीजों का मूल्यांकन, हर चीजों की कीमत यहाँ लगाई जाने लगी है। यशवंत सिन्हा जी यदि बोल रहे थे कि साहब यहाँ पे खरीद बिक्री का माहौल हो रहा है, खरीद बिक्री की जा रही है विधायकों की, हो सकता है कहीं ना कहीं आग तो लगी, मतलब आग लगी होगी तभी तो कहीं ना कहीं धुआं उठा है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि इस चुनाव में जब पूरी स्थितियां बिल्कुल तय हो गई हों, ये मालूम है द्रौपदी मुर्मू जी को कि उनके पास समर्थन था, भारतीय जनता पार्टी भी ये जानती थी कि उनके पास पर्याप्त संख्या है उनको जीतने की, तो फिर यहाँ कोई खरीद बिक्री से, यदि खरीद बिक्री हो भी जाती तो फिर नतीजे कहीं प्रभावित होने वाले नहीं थे। यशवंत सिन्हा जी यदि विपक्ष के रूप में आए थे तो यशवंत सिन्हा जी को भी ये मालूम था कि वो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी जरूर है, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। अब रह गई विपक्ष की बात, तो विपक्ष आप इस समय देख रहे हैं कि पूरे देश में विपक्ष कहीं भी एकजुट आपको दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस जो है, कांग्रेस हर राज्य में, केंद्र की छोड़िए, हर राज्य में अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे तो हर टुकड़ों में बटी हुई है। यहाँ आत्मा की आवाज और संगठन की आवाज और पार्टी की आवाज सब अलग अलग चल रही है। हर व्यक्ति राजनीति में, जो चाहे कांग्रेस का हो, वो अपना अपना स्वार्थ देख रहा है, तो वो राजनीति अपने हिसाब से कर रहा है। तो राजनीति जब अपने हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से की जाने लगेगी,
तो वहां जाकर के स्थितियां, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, सरकार गिराने उठाने का सवाल हो, चाहे विधायकों की खरीद बिक्री का सवाल हो, क्योंकि ये मामला बढ़ चुका है और राजनीति में अब ये चीज उभर करके सामने आ गई है कि धनवर जिनके पास है वो राजनीति करने में सक्षम है। तो यही स्थिति आकर के राष्ट्रपति के चुनाव में हो गई। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति चुनाव का इतिहास आजादी के बाद से अब तक जो रहा है वो बहुत स्वस्थ रहा है। यहाँ ना कोई जाति, वर्ग, भेद, समुदाय ऐसा कभी तरीके में ये सुनने को नहीं मिला। राष्ट्रपति का चुनाव लगभग विपक्ष और पक्ष दोनों मिलकर के एक व्यक्ति के ऊपर होते थे, तय होता था नाम और राष्ट्रपति का चुनाव हो जाया करता था। यहाँ वोटिंग जरूर होती थी, ये औपचारिकता है वोटिंग होने की, वोटिंग होती थी, लेकिन राष्ट्रपति पहले तय हो चुका होता था कि अगला राष्ट्रपति ये होने वाला है। लेकिन अब इस राजनीति में जो गिरावट आई है वो यही वजह है कि अब राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए व्यक्ति को भी वोट मांगने के लिए पूरे देश में भ्रमण करना पड़ रहा है। तो इतना गौरवान्वित पद, इतना सम्मानीय पद और वर्ल्ड की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, वहां जाकर के यदि राष्ट्रपति चुनाव को इस तरीके से यदि राजनीतिकरण होगा तो आप इसको मान के चलिए कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छे राष्ट्रपति चुनाव देखने को नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल तय है। जी बिल्कुल डॉक्टर रंजन, आपने बहुत अहम बात कही है, काफी बड़ी बात आपने कही है कि अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार को देश भर में भ्रमण करना पड़े तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। चर्चा में हमारे साथ रघुवर गोहिया जी भी जुड़े हुए हैं। रघुवर जी, आपने अभी डॉक्टर राहुल रंजन की बात सुनी, उन्होंने एक बात कही कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार अगर देश भर में घूम रहा है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और विपक्ष में हमने जिस तरीके से देखा कि कहीं ना कहीं एक बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है, एकजुटता की कमी है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि इसका फायदा आने वाले चुनाव में बीजेपी उठाएगी या उठा सकती है। निश्चित तौर पे मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा हूं कि अब राजनीति स्वार्थों की हो गई है। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं 24 में, मध्य प्रदेश में अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। आपको पता है कि पूरे देश में आदिवासियों की संख्या देखी जाए, मतदाताओं की संख्या तो बहुत अधिक है, जिसमें उड़ीसा है, केरल है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, हालांकि नहीं करना चाहिए, कि बड़ी सोच समझ के शातिरा अंदाज में एक ऐसे तुरुप के इक्के को सामने कर दिया है जो राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, जहां ये कहा जाता है कि साहब ये तो राजनीतिक दलों से और सबसे ऊपर है, लेकिन इनके नाम से, इनके माध्यम से आदिवासियों को साधने का एक बड़ा उपक्रम है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और रही बात क्रॉस वोटिंग की, तो आपने देखा होगा कि भोजपुरा में सपा के एक प्रत्याशी थे मोहम्मद मोकिम, उन्होंने क्रॉस वोट कर दिया और करीब असम में 20 से अधिक कांग्रेस के विधायकों ने भी क्रॉस वोटिंग किया, ऐसे समाचार मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रॉस वोटिंग वाला मामला है उसमें खरीद फरोख्त भले ही ना हो, लेकिन जिन विधायकों ने या सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में वो कहीं ना कहीं केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी से कुछ ना कुछ लाभ जरूर लेना चाहेंगे या उन्हें कहीं ना कहीं ऑबलाइज करने की पूरी व्यवस्था होगी। ये बिल्कुल सही बात है कि जिस देश के राष्ट्रपति को मतदान में अपने पक्ष में वोट लेने के लिए हर राज्य में जाना पड़े, वहां फिर राष्ट्रपति पद की गरिमा जो है वो कहीं ना कहीं वो उसके विपरीत ये बात बनती है और जो हमारे देश के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। उसका एक सीधी बात यही है कि जो हमारे देश में विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या और भी दीगर पार्टियां हो, उनकी ताकत जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है और उस ताकत को फिर से एकजुट करके यदि एक मजबूत विपक्ष बनेगा और वो सत्तारूढ़ दल पर अपना प्रभाव या अपना दबाव बना सकेगा तो शायद कुछ पटरी पे ये पूरा सिस्टम आ सके। वरना तो ये इस तरह की जो इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, आने वाले दिनों में इससे कहीं और अधिक हमको देखने को मिलेंगी। रघुवर जी, आपने अभी एक बात कही कि विपक्ष की जो ताकत है वो कमजोर हुई है। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछता हूं कि वो जो ताकत है वो वापस कैसे आएगी? उसके लिए बहुत सीधी सी बात है कि जो भी राजनीतिक दल है, महत्वपूर्ण दल है, बड़े दल है, उनके जो प्रमुख है, उनके मुखिया है, उनको पूरे देश में कहीं ना कहीं एक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की आवश्यकता है। उनको जनता के बीच में जाने की आवश्यकता है। उन्हें अपने जो अभी कारपोरेट की व्यवस्था आ रही थी, कारपोरेट कल्चर, वो भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं है, वो लगभग सभी राजनीतिक दलों में आ गया है। तो
ये कारपोरेट को छोड़कर, सिस्टम को छोड़ के आपको जमीन पे आना पड़ेगा और जमीन पर आकर जनता की नब्ज को फिर से पकड़ना पड़ेगा। तब मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में विपक्ष थोड़ा मजबूत हो सकता है। जी, तो आप ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष को जमीन पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी जमीन पे जो काम किया है उसी का ये परिणाम है कि बीजेपी की सीटें लगातार बढ़ रही हैं और राज्यों में उन्होंने बढ़त बनाई है। रघुवर जी। जी, ये बिल्कुल सही बात है। और भारतीय जनता पार्टी के पास एक सबसे बड़ा जो मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है जी। वो भले ही सीधे सीधे राजनीति में अपना हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो अंदर ही अंदर बिल्कुल सपोर्ट करता है। और हर चुनाव में आपने हमने सबने ये देखा है, अनुभव किया है। वहीं कांग्रेस के पास किसी जमाने में कांग्रेस सेवा दल नाम से एक संस्था हुआ करती थी, मदर संस्था तो कांग्रेस ही थी। उसके जो कैडर बेस जो लोग थे वो यही काम करते थे जो आरएसएस कर रही है, कि उनको राजनीति से, चुनाव से कोई मतलब नहीं होता था। वो केवल चुनाव की व्यवस्था और बड़े नेताओं के आवागमन में जब वो आते थे उनकी व्यवस्थाओं में वो लगते थे और उनमें कोई नेता नहीं होता था। तो आप देखिए कि वो पूरा सिस्टम खत्म हो गया। अब पार्टी में हर व्यक्ति जो है, आप हर 5 व्यक्ति में आप देखेंगे तो कोई ना कोई अध्यक्ष है, कोई ना कोई महासचिव है। अब आप कार्यकर्ता कहाँ से लेकर आए? तो नए सिरे से पुनर्विचार करना होगा और सबसे बड़ी बात वही है कि जनता के बीच में जाना पड़ेगा, तभी विपक्ष मजबूत होगा। जनता के बीच में जाना सबसे ज्यादा जरूरी है अगर जनता के बीच में पैठ बनानी है। तो वापस एक बार रुख करना चाहूंगा देवदत्त दुबे जी का। देवदत्त जी, वापस एक बार क्रॉस वोटिंग पे आते हैं कि क्रॉस वोटिंग तो हो गई, अब क्रॉस वोटिंग हुई भी है और ये देखा गया कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है। अब बड़ा सवाल ये है कि पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ जाकर के क्रॉस वोटिंग करने के बाद जिन सांसदों ने या विधायकों ने जो क्रॉस वोटिंग की है, क्या उन पर कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी? देवदत्त जी। देखिए, जिन दलों से इन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उन सांसदों विधायकों को अपने दल में अब ज्यादा संभावना नजर नहीं आ रही, तो उनके लिए यदि वो कार्रवाई करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दल हमें लगता है कि कार्रवाई भी न करे, क्योंकि अब एक ये लगता है कि वो जाएंगे जनता के बीच के, हम पर इसलिए कार्रवाई की गई कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए वोट दिया। तो एक ऐसा चक्रव्यूह में फंस गए हैं राजनीतिक दल और जनप्रतिनिधि कि वहां से निकलना अब आसान नहीं है। मुझे लगता है कि अब इसको ऐसे ही चलेंगे और जिन लोगों को छोड़ना होता है पार्टी, वो ऐसे बहाने भी ढूंढते रहते हैं कि हम तो इस कारण हम तो आदिवासी को वोट दिया है, कोई गलत थोड़ी किया, और इस पे यदि पार्टी निकाल रही है या कार्रवाई कर रही है तो हम सहर्ष तैयार है। कोई हम भ्रष्टाचार के मामले में थोड़ी पार्टी से बाहर होगा। तो ये राजनीति में नाप तोल के ध्यान देना, नाप तोल के कदम उठाना, ये राजनीतिकों का सगल है। हर नुकसान में भी फायदा वो देखते हैं और ये दलों की ताकत है कि उसके अंदर कार्रवाई कर पाते हैं, नहीं कर पाते, और यदि वो करते हैं तो उनके लिए ठिकाना तो है ही स्थायी रूप से वो भाजपा में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी इसको इंतजार करना पड़ेगा, दल अपनी सीमाओं के अंदर इनको तोलेंगे। जी, चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राहुल, यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की जो की बात हो रही है और क्रॉस वोटिंग में ये बात देखी गई है कि जिस तरीके से ये देखने को मिला है राष्ट्रपति चुनाव में, तो क्या ये कहा जाए कि जिन विधायकों ने या सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है कुछ बड़ा फायदा उन्हें दिख रहा था, इसके चलते उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, या कोई और कारण थे? एक स्वार्थ की राजनीति तो है, इसमें तय है। जो क्रॉस वोटिंग होती है उनको कहीं ना कहीं लालच होता है और वो आगे जाकर के उसका लाभ लेने की चेष्टा भी होती है। और अंतरात्मा की बात को तो आप बिल्कुल नकार दीजिए सिरे से कि यहाँ तो सीधे स्वार्थ की राजनीति है। कहीं ना कहीं बैठ करके उनको समझाया जाता है और बैठ के समझाने के बाद में ही क्रॉस वोटिंग होती है। हर बार राष्ट्रपति का चुनाव हो उसमें हर पार्टी अपना व्हिप जारी करती है, उनकी प्रशिक्षण उनको दिया जाता है ये किस तरीके से वोट डालना है, सारी प्रक्रियाएं तय होती हैं। इसके बावजूद भी अपना खेमा छोड़ करके और पार्टी की गाइडलाइन छोड़ करके यदि व्यक्ति जाता है तो फिर मान के चलिए कि स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट उसी वक्त हो जाता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ गया है या फिर बातों में आ गया है। और इसका लाभ वो आपको दिखाई देगा कि राष्ट्रपति चुनाव जब संपन्न हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, तो जो लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उनको कहीं ना कहीं उपकृत किया जाएगा। ये बिल्कुल तय हो चुका है। और ये बिल्कुल, अब दूसरी बात जहां मैं कहूं कि अब पार्टियों के पास में या कांग्रेस के पास में वो क्षमता नहीं बची है, वो लीडरशिप नहीं बची है
की अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकें, क्योंकि अब जब कुनवा ही छोटा होता जा रहा है, कुनवा में ही विवाद खड़े हो गए हैं और अलग तरीके की झंझटें उनके पास में पैदा हो गई हैं, तो अनुशासनात्मक कार्यवाही करके आप किसके ऊपर किसको करोगे, आप किसको बाहर निकालोगे, ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई है। क्योंकि यहाँ क्या है कि पहले एक कैडर होता था कांग्रेस में या भारतीय जनता पार्टी के पास भी है बहुत बड़ा, कि उनके पास एक समिति होती है, समिति में जाते हैं मामले, वहाँ अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है। और आपने देखा भी होगा, पुराना इतिहास है, कांग्रेस में भी पहले ये हुआ है, 5-5, 6-6 साल तक के लिए लोगों को निकाला गया है जो पार्टी विरोध काम किया है। लेकिन अब वो हाल की स्थितियों में यदि आप देखेंगे, वर्तमान कुछ वर्षों से देखेंगे, तो ऐसी कोई कड़ी कार्रवाई का निर्णय पार्टियां उठाने की स्थिति में नहीं है। इसको सीधे ये कहा जाए कि पार्टियां अब किसी भी तरह का जोखिम लेने की स्थिति में नहीं बची हैं, क्योंकि धीरे धीरे अंदर से कांग्रेस तो खोखली हो गई है। कांग्रेस कहीं ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती कि किसी को बाहर कर दे। यदि ऐसा होता तो यदि आप देखते कि पिछला हमने मध्य प्रदेश की सरकार में भी देखा है कि क्या उलटफेर हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में आपके सामने, सबके सामने के लिए हो गया, स्पष्ट हो गया कि क्रॉस वोटिंग हो गई है। और आने वाले दिनों में आपको ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्रॉस वोटिंग में अनुशासनात्मक कार्रवाई किसके प्रति की गई है। कहीं कुछ नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद में सब शांत हो जाएगा। सामने वाला जिसने वोट डाला है, अंतरात्मा की आवाज कह करके, वो कहीं ना कहीं उपकृत हो जाएगा। या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने वोट डाला है क्योंकि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की थी मुर्मू जी, तो मुर्मू जी के समर्थन में जिसने दिया है, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं उसको लाभ तो मिलेगा। तो राजनीति में तो नफा नुकसान, लाभ, स्वार्थ, ये सारे शब्द जो डिक्शनरी में जुड़े हुए थे, जो यदा कदा उपयोग में आते थे, अब तो राजनीति में ये शब्द आम हो चुके हैं। फायदा जहाँ है वहाँ है, जहाँ फायदा दिखे वहाँ आप अपना ईमान बेच दो, धर्म बेच दो, कुछ भी बेच दो। तो राजनीतिज्ञों के साथ में और राजनीति करने वालों के साथ में इस तरीके के शब्द और शब्दकोश बिल्कुल मायने नहीं रखते। उनको जहाँ अवसर मिलता है, जिस तरीके का अवसर मिलता है और जिस स्थिति में अवसर मिलता है, उसका लाभ उठाने के लिए बिल्कुल वो स्वतंत्र हैं। वहाँ नई किस्म की राजनीति देखने को मिल रही है, वो कहीं ना कहीं घातक है लोकतंत्र के लिए। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि समय की हमारे पास कमी है। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है। आज राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। ये भी देखने में मिला कि कई ऐसे सांसद और विधायक रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्रॉस वोटिंग का आगे क्या असर देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो क्रॉस वोटिंग देखने को मिली है, एक नए किस्म की राजनीति देखने को मिल रही है, जहां पर जो कहने को ये कहा जाता है कि अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं नफे नुकसान को देखते हुए, फायदे नुकसान को देखते हुए ये तय किया जाता है कि वोट आखिर किसको देना है। तो बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।